Hello everyone. In this video, we are going to see important news snippets from the Hindu dated 26th June 2025. आज हम सिर्फ वो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं न्यूज़पेपर में. स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट आर्टिकल GS1 से रिलेट करेंगे, ज्योग्राफी से रिलेट करेंगे. कल की आपने सारी जगह पे न्यूज़ देख ली होगी कि अर्थक्वेक आया है वेनेजुएला में, लेकिन ये कोई नॉर्मल अर्थक्वेक नहीं है. एक्चुअली यहाँ पे 2 अर्थक्वेक्स आए हैं एक साथ में, इसीलिए ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई है. अगर हम मैप देखें, ये वेनेजुएला है, इसकी कैपिटल क्या है? कैराकस. यारकवे और यूमेर के पास में अर्थक्वेक आया, मतलब एक यहाँ पे आया है और एक यहाँ पे आया है. और शेलो अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो ज़्यादा डिजास्टरस होते हैं, वो भी हम देखते हैं शेलो और डीप में क्या डिफरेंस है. और ये आया क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कौन सी प्लेट है? कैरेबियन प्लेट ऐसे मूव कर रही है और साउथ अमेरिकन प्लेट ऐसे मूव कर रही है, तो इनके आपस में मतलब एक दूसरे को इन्होंने नीचे दबा दिया, इसके कारण क्या आ गया? अर्थक्वेक आ गया. बात करें वेयर की, तो हमने देख लिया कहाँ कहाँ आया और कितने मैग्नीट्यूड का आया है. दोनों ही 7.2 और 7.5, मतलब कि बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट किया होगा इन्होंने. ब्लिट अर्थक्वेक है, मतलब 2 अर्थक्वेक आए हैं. रीज़न क्या है? ये जो रीजन है वो हाईली एक्टिव टेक्टोनिक जोन है. सेकेंड, कॉज्ड बाय शैलो. एक याद रखना है कि ये शैलो था, डीप नहीं था, ठीक है. और दूसरा स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग, मतलब कि ऐसे और दूसरा ऐसे. नियर कैरेबियन एंड साउथ अमेरिकन प्लेट हमने देख लिया, ठीक है. और ये फॉल्ट सिस्टम है. मैप में अगर देखें तो आप देखो, ये कैरेबियन प्लेट है और ये साउथ अमेरिकन प्लेट है. कैरेबियन प्लेट नीचे डिसेंड हो रही है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट के. तो अर्थक्वेक आ गया. फोकस है वो कहाँ बना? शैलो बना, यहाँ पे बना, इसके कारण ज़्यादा डैमेज हो गया. शैलो अर्थक्वेक क्या होते हैं? डीप अर्थक्वेक क्या होते हैं? जो शैलो अर्थक्वेक होते हैं वो अर्थ के सरफेस के बहुत पास होते हैं और डीप जो होते हैं वो बिल्कुल नीचे होते हैं. तो यहाँ पे जब वेव्स बाहर निकलेंगी, इनको टाइम लगेगा सरफेस तक आने के लिए, लेकिन यहाँ से वो ईजिली एस्केप कर सकती हैं और ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकती हैं. नेक्स्ट बात करें कि अर्थक्वेक्स को हम मेजर कैसे कर सकते हैं. हमें पता है रिचर स्केल के साथ कर सकते हैं. और ये रिकॉर्ड कहाँ पे होता है? मेजर हम इस पे करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड कहाँ पे होगा? सिस्मोग्राफ पे. अब मुझे बताओ, हम इसका मैग्नीट्यूड के लिए कौन सा करते हैं स्केल, और इंटेंसिटी के लिए कौन सा करते हैं? आर्टिकल GS2 से रिलेट करेंगे, हेल्थ से रिलेट करेंगे. ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आपको पता भी होना चाहिए, और थोड़ा हम सोसाइटी से इसको रिलेट कर सकते हैं. रीविजिटिंग इंडियाज अल्ट्रासाउंड लॉज. सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो हमने क्या किया था? सेक्स डिटर्मिनेशन एंड फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए हमने एक लॉ लेकर आए थे. कौन सा लॉ था? प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट. अब इस एक्ट के अंदर हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिख दिए थे. कौन सा? कि अगर आपको अल्ट्रासाउंड मशीन्स को इंस्टॉल करवाना है अपने हॉस्पिटल में, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए, मोबाइल अल्ट्रासाउंड मशीन्स नहीं होनी चाहिए, और हैवी पेनल्टीज लगा दी डॉक्टर्स के ऊपर जो ये ऐसा करेंगे. क्या प्रॉब्लम हुई कि हम अब ये मशीन्स को कहीं भी बाहर नहीं लेके जा सकते. बाहर कैसे? मतलब कि अगर विलेजेस में हमने लगाना है, या हम कैंप्स, जैसे हम ब्लड डोनेशन कैंप्स लगा देते हैं या हेल्थ चेकअप कैंप्स लगा देते हैं, हम अल्ट्रासाउंड मशीन्स को नहीं डिस्प्लेस कर सकते. इशू क्या बन जाता है फिर? असेस का, स्पेशली रूरल एरियाज में. लेकिन यही अल्ट्रासाउंड मशीन्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट कैंसर. अब अगर हमने कैंसर के लिए यूज़ करनी है तो हम उसको चाहते हैं कि हम हर जगह पे वो मशीन अवेलेबल हो. अब अवेलेबिलिटी के लिए क्या होगा? अवेलेबिलिटी के लिए हमें फिर से लॉज में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे. सिर्फ आर्टिकल ये बोल रहा है कि अवेलेबल करवाओ, इसीलिए आप ये वाले लॉ को थोड़ा सा लेकर आओ, क्योंकि जो मशीन है उसका डुअल यूज़ है, ना कि सिंगल यूज़. अब बात करते हैं कि वाई नॉट पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड. क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है कि इलीगल होगा अगर आप मशीन को मूव करोगे, और चिलिंग इफेक्ट ऑन डॉक्टर्स, उनको पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी. इश्यूज क्या है? सबसे पहले हम अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं यूजफुल हेल्थ केयर में, क्योंकि हम इसमें दोनों चीज़ों को देख सकते हैं. सेकंड, अल्ट्रासाउंड जो हम कैंसर के लिए करेंगे विच इज नॉट इक्वल टू प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड. थर्ड, लॉ वही है जो 1990s में बना था, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है. टेक्नोलॉजी में पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन्स आ गई है, AI असिस्टेड डायग्नोसिस आ गए हैं. और डिस्पाइट हमारा जो प्रोविजन था कि हम सेक्स सिलेक्शन रोक दें, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी रूट कॉजेज एड्रेस करने बाकी हैं, जो कि पेट्रियार्की है. और समझना भी जरूरी है कि अल्ट्रासाउंड सेम नहीं होता. 2 तरीके के होते हैं. एक हम प्रेगनेंसी के लिए यूज़ करते हैं और दूसरा हम लीनियर प्रॉब के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कि जैसे कि ब्रेस्ट लम्प्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, सुपरफिशियल कैंसर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. बस आर्टिकल में इतना ही था कि लॉ को थोड़ा चेंज करो और उसमें थोड़े प्रोविजंस लेकर आओ, ताकि हम अल्ट्रासाउंड मशीन्स को कहीं और भी इंस्टॉल कर सकें फॉर बेटर एक्सेसिबिलिटी. आर्टिकल हम GS2 से रिलेट करेंगे, गवर्नेंस से रिलेट करेंगे, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी से कर सकते हैं. ये आर्टिकल बेसिकली इसके ऊपर कोई क्वेश्चन एज इट इज नहीं आएगा, लेकिन आ कैसे सकता है, मतलब मुझे जो लगता है हम इसको केस स्टडीज में यूज कर सकते हैं. हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है, या अर्बन गवर्नेंस की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो हम ये इनके कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं. जैसे इश्यूज क्या है? इश्यूज अगर हम कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात की, वेयर हाउस कोलैप्स हुआ है कहाँ पे? कोलकाता में. और ऐसा क्यों हुआ है? इश्यूज है सबसे पहला सिस्टमैटिक फेलियर इन कंस्ट्रक्शन गवर्नेंस. क्योंकि जब हम कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि हमने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया. अब कई बार कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो अपने पैसे बचाने के लिए उसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करता है, हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते. अगर बात करें बिल्डिंग कोड्स की, फुलफिलमेंट नहीं होती.
सेफ्टी नॉर्म्स प्रॉपर्ली नहीं देखे जाते। सेफ्टी नॉर्म्स में हम फायर से भी रिलेट कर सकते हैं, जो अब अभी हमने देखा कि कितने सारे फायर इंसिडेंट्स हो रहे हैं और वहाँ पे भी फायर इक्विपमेंट्स प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड नहीं थे, ठीक है। देन पॉलिटिकल पैट्रोनेज इनेबलिंग वायलेशंस, मैप पास कराना है अगर आपको अपनी बिल्डिंग का, तो क्या करप्शन से हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अनसेफ कंस्ट्रक्शन में प्रैक्टिसेस, ये देख लिया हमने, कॉस्ट कटिंग कॉम्प्रोमाइजेस देख लिए। फ्रेगमेंटेड अकाउंटेबिलिटी, फायर में भी हमने देखा था कि किसको हम ब्लेम करें, इसमें भी हम किसको ब्लेम करें, क्योंकि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, म्यूनिसिपल बॉडीज हैं एंड स्टेट एजेंसीज हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो वे फॉरवर्ड सबसे पहले हमें जो पता होना चाहिए ये है, नेशनल बिल्डिंग कोड है हमारे पास, डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाए नेशनल बिल्डिंग कोड, फायर इंसिडेंट्स आ जाए नेशनल बिल्डिंग कोड, कुछ भी कोलैप्स हो जाए बिल्डिंग का नेशनल बिल्डिंग कोड, ये इसके मेजर्स आपको एनफोर्स करवाने चाहिए। सेकंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत जगह पे यूज होता है, थर्ड पार्टी स्ट्रक्चरल ऑडिट्स। ऑडिट सिर्फ उनसे ना कराओ जिनको आप जानते हो, बाहर से ऑडिटर्स लेकर आओ, वो आपको ट्रू रिपोर्ट्स बताएंगे। थर्ड, यूज ऑफ डिजिटल कंप्लायंस सिस्टम्स, जैसे जीआईएस बेस्ड अप्रूवल्स होने चाहिए, ई गवर्नेंस का यूज करो, ब्लॉकचेन का यूज करो, कहाँ से आ रहा है मटेरियल, कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे परमिशंस चल रही हैं, ये सब कुछ रिकॉर्डेड होना चाहिए। स्ट्रेंथन करो अर्बन लोकल बॉडीज की मॉनिटरिंग, से रिलेट करेंगे, आईआर से रिलेट करेंगे। शुड इंडियन सीफेरर्स स्टॉप सर्विंग ऑन सैंक्शन्ड शिप्स, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने कुछ गाइडलाइंस को जारी किया है, उसमें उन्होंने बोला है कि सीफेरर्स को जब भी कोई वो वेसल को ज्वाइन करें तो उसका टाइप देख लें कि ये क्या करवाते हैं, वहाँ पे कौन सी चीजें लोड हो रही है, कैसी हो रही है, कैसे मॉनिटरिंग हो रही है उस वेसल की। ज्वाइन करने से पहले थोड़ी सी जांच कर ले और रिस्क देख लें कि उसमें क्या रिस्क है अगर वो वहाँ पे काम करते हैं तो। बट एक और चीज बोली है कि हर एक सैंक्शन, मतलब कि हर एक ऐसी शिप जिसके ऊपर किसी ने, जैसे यूनाइटेड नेशंस ने कोई सैंक्शंस लगाए हैं या किसी कंट्री ने सैंक्शन लगाए हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो अनसेफ हो। ऐसा कुछ केसेस हो सकते हैं कि अनसेफ हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कुछ कोई अनसेफ हो। मैरीटाइम सेक्टर की बात करें तो 90% ऑफ वर्ल्ड की ट्रेड बाय वॉल्यूम कहां से जाती है? सी से जाती है। चॉक पॉइंट्स है हमारे पास, अभी हम चॉक पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जो है स्वेज कैनाल एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और भी है हमारे पास स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज देयर। इंडिया की बात करें तो 85% एनर्जी का इंपोर्ट सी रूट से आता है, और इंडिया के पास, ये भी हमने डिस्कस किया था परसों, कि 3 लाख, नियरली 3 लाख सीफेरर्स हमारे ग्लोबली एम्प्लॉयड हैं। इशू क्या आता है ये सीफेरर्स को लेकर, ये सारी जो शिपिंग इंडस्ट्री को लेकर? सबसे पहले है कंफ्लिक्ट चल रही है, जैसे कि वेस्ट एशिया में, रेड सी रीजन में चलती रहती है, जैसे अटैक्स होते हैं वेसल्स के ऊपर, सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, पायरेसी के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। सबसे पहला चैलेंज ये हो गया। सेकेंड चैलेंज है लीगल कॉम्प्लेक्सिटी। यूएनएससी के जो सैंक्शंस होते हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं। अगर जो सैंक्शंस यूएस लगाता है, ईयू लगाती है एंड यूके लगाता है, वो लिमिटेड लीगल जुरिस्डिक्शन, मतलब जहां तक उनका जुरिस्डिक्शन चलता है वो वहां तक ही वैलिड होते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अब आपकी शिप पे सैंक्शन लगेंगे नहीं लगेंगे आपको नहीं पता। डार्क फ्लीट का क्या मतलब? कि ऐसी शिप्स होती हैं जिनमें ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ होता है, वहां पे फेक डॉक्यूमेंटेशन चलती हैं, सब कुछ वहां पे इलीगल चल रहा है। ये प्रॉब्लम है हमारे पास। फोर्थ है वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियन सीफेरर्स, एम्प्लॉयमेंट रिस्क है। हमारा एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वो कोई भी शिप आ जाती है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस है, उनको पता ही नहीं है कि ये शिप लीगली काम कर रही है कि इलीगली काम कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि जब वो पकड़े जाते हैं, मतलब ऐसा कुछ उनके ऊपर सेंक्शंस लग जाते हैं, तब उनको समझ आता है कि ये शिप पे तो काम ही नहीं करना था। देन डॉक्यूमेंटेशन गैप्स हैं। तो इंडिया का क्या है इसमें बैलेंस? क्या करना है इंडिया को ट्रेड को बैलेंस करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है, सीफेरर की सेफ्टी देखनी है एंड इंटरनेशनल कंप्लायंस करना है। हम ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते। ओवरऑल देखें तो हमें जरूरत क्या है? इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीजें चल रही हैं, तो सबसे पहली जरूरत है मैरीटाइम गवर्नेंस को अपहेल्ड करो। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज, इसको स्ट्रेंथन करो, टैकल करो डार्क फ्लीट्स को, कैसे सैटेलाइट ट्रैकिंग करो, ग्लोबल इंटेलिजेंस शेयरिंग करो, ताकि हर कोई उसको ज्वाइन ना करे। स्पेशली अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन सीफेरर्स को पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको अवेयरनेस हो कि वो कहाँ पे काम कर रहे हैं। GS3 से रिलेट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट करेंगे, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की बात करें। अब हमने ये भी देखो एक आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने देखा कि इंडिया इज फोकसिंग ऑन शिप बिल्डिंग एज वेल, तो उसके लिए इंडिया साउथ कोरिया पार्टनरशिप आई है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। अगर कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं हम, तो क्या क्या होगा? इससे क्या इंपॉर्टेंस होगी? राइजिंग ग्लोबल कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर हम किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, मतलब वो भी साउथ कोरिया के साथ, तो ग्लोबल में इमेज जाएगी कि हाँ इंडिया के पास पोटेंशियल है। सेकंड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वो हमारे साथ कर रहे हैं, वहां की टेक्नोलॉजी यहाँ आएगी, इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज आएगी, प्रोडक्शन नो हाउ, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होगी, स्किल ट्रेनिंग पे वर्क कर सकते हैं हम, मैरीटाइम एजुकेशन बढ़ेगी अगर हम दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं तो। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन। ये भी कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इंडिया जो है वो अभी स्मॉल पार्ट है। मतलब अगर इंडिया की इतनी वैल्यू नहीं है अभी ग्लोबल वैल्यू चेन में, मतलब कि इंडिया के इतने प्रोडक्ट्स जो है वो इतने इंटीग्रेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले चाइना का, तो आपने देखा है चाइना का सेमीकंडक्टर, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्लोबल वैल्यू चेन का, कि अगर चाइना बोल दे कि मैं आज सेमीकंडक्टर नहीं सप्लाई करूंगा तो पूरी सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन इंडिया के पास ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो इंडिया बोले कि मैं नहीं करूंगा तो उसकी स्ट्रैटेजिकली सप्लाई रोकते वो हर जगह पे। ठीक है, तो हम इससे इंटीग्रेशन करवा सकते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन पे। इंडियाज मैरीटाइम विजन क्या है? वी नो दैट टॉप 10 शिप बिल्डिंग नेशंस में आना है हमें बाय 2030, 5 बाय
2047 तो सपोर्ट करने के लिए हम क्या लेके आए हैं, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 एंड अमृतकाल विजन 2047 कहाँ यूज होगा, कंक्लूजन्स में। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे वो शिप बिल्डिंग को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हमने बनाई है। ये इंडिया की फर्स्ट एनबीएफसी है जो स्पेसिफिकली किससे डील करती है, मैरीटाइम सेक्टर के साथ। इसको हम इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। वैसे ये लॉजिकली देखें तो सागरमाला तो ठीक है, उसके साथ ही मैरीटाइम सेक्टर के साथ ही होगी, बस ये देख लेते कि एनबीएफसी है। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड लेकर आए हैं, शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम है और शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी है। लेकिन फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी हमारे पास कुछ चैलेंजेस रहते ही हैं। चैलेंजेस क्या है, नॉर्मल चैलेंजेस हैं। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो स्किल डेफिसिट कह सकते हैं हम, ठीक है। लो लोकलाइजेशन, हम डिपेंडेंट है बाहर के रॉ मटेरियल्स के ऊपर। इन पॉलिसी अनसर्टेनिटी, इसको भी हम कहीं पे भी लिख सकते हैं। फाइनेंस का इशू है, ये भी हमें पता है, हर जगह पे आ सकता है। स्लो अप्रूवल्स, ये भी हमें पता है। आरएनडी की प्रॉब्लम है, ये भी हमें पता है। यहाँ पे डेटा यूज करो 0.7% वाला, कि हम इतना ही स्पेंड कर रहे हैं जीडीपी का। सोल्यूशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, हमें पता ही है। इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज करवाओ और क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल, एक ही जगह पे सारी चीजें होनी चाहिए अवेलेबल, जैसे कि साउथ कोरिया में होता है। नेक्स्ट आर्टिकल जीएस3 से रिलेट करेंगे, एआई से रिलेट करेंगे। कीपिंग ह्यूमैनिटी एट द सेंटर ऑफ एआई रेवोल्यूशन, ये क्या आर्टिकल बोल रहा है, सिंपल वर्ड्स में देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन लेकर आ रहा है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है, एथिकल इश्यूज, सोशल फिलोसफिकल क्वेश्चंस, ये सारे इश्यूज हैं। अगर इशू देखें तो इशू क्या है कि जब भी हमारे पास एआई और ह्यूमन की बात करते हैं तो क्या क्या इश्यूज आते हैं। सबसे पहला है टेक्नोलॉजी वर्सेस ह्यूमन वैल्यूज। एआई कभी भी ह्यूमन वैल्यूज जैसे कि क्रिएटिविटी, इमोशंस, मोरालिटी को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये ह्यूमन की यूनिकनेस है। ह्यूमन के पास इमोशंस है, एआई के पास नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं तो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। एआई अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो किसको कर रहा है, लेबर मार्केट को, जॉब डिस्प्लेसमेंट्स को। इससे क्या बन रहा है, एमर्जेंस ऑफ पोटेंशियल यूजलेस क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी कैन यूज दिस एज अ कीवर्ड इन मेनी आंसर्स, कि इससे क्या बढ़ रही है, यूजलेस क्लास। थर्ड बात करते हैं तो एथिकल रिस्क है इसके, कुछ क्या एथिकल रिस्क है, ह्यूमन से रिलेटेड ही होंगे, कौन से हैं, स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक्स। अभी हमने रिसेंटली यूक्रेन वाली वीडियो देखी जिसमें वो वॉर एंड करने की बात कर रहे थे। देन हमने कुछ वीडियोस इलेक्शंस के टाइम पे देखी। इलेक्टोरल मैनिपुलेशन कर सकते हैं एआई के साथ। हम क्या कर सकते हैं, एआई के साथ हम एल्गोरिदम देख सकते हैं, लोग क्या चीजें फॉलो कर रहे हैं, हम उसके ऊपर टारगेटेड पॉलिसीज, टारगेटेड मैनिफेस्टोस बना सकते हैं। एआई इनेबल्ड साइबर क्राइम्स हो सकते हैं, सेंसरशिप हो सकती है, और हम वेपन्स में यूज कर सकते हैं। डिजिटल सॉवरेनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने ये एग्जाम्पल मुझे लगता है बहुत बार डिस्कस कर लिया हमने, क्लॉड माइथोस वाली। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि नहीं यूएसए से बाहर जाना चाहिए, तो क्या होगा, डिजिटल सॉवरेनिटी का प्रॉब्लम आएगी। बात करें नेक्स्ट तो गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, कोई भी क्लियर ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स नहीं है। हेड की बात करें तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की जरूरत है। ड्यूटी है कि प्रोफाउंडली ह्यूमन पे फोकस करे, ह्यूमन हमेशा आगे आना चाहिए किसी भी टेक्नोलॉजी से। बेसिकली आर्टिकल यही बोल रहा है कि ह्यूमन को ज्यादा प्रेफरेंस दो एज कंपेयर टू टेक्नोलॉजी। क्या का रोल देखें तो हम इंपॉर्टेंट वॉइस इन ग्लोबल एआई गवर्नेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली हमने कुछ एआई समिट्स की हैं, जैसे कि वाइवाटेक 2026 कॉन्फ्रेंस इन पेरिस, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, वेरी इंपॉर्टेंट, इन न्यू दिल्ली। इसका मतलब क्या है, इंडिया प्रोफाउंडली काम कर रहा है किसके ऊपर, एआई गवर्नेंस के ऊपर। हम कैसा एआई चाहते हैं, ट्रस्टवर्दी हो और इंक्लूसिव हो, और डेमोक्रेटिक असेस मिले हमें फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, ये भी एक कीवर्ड है। अरे कुछ कीवर्ड्स की, ये हमारे पास एक कीवर्ड आ गया, ठीक है। एक हमें ये आ गया, प्रोफाउंडली ह्यूमन होना चाहिए। फिर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, इसमें इंपॉर्टेंट है। डिजिटल सॉवरेनिटी इंपॉर्टेंट है। यूजलेस क्लास इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन यूनिकनेस इंपॉर्टेंट है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं आंसर्स में। जीएस3 से करेंगे, डिफेंस से करेंगे। नेत्रा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम। नेत्रा मतलब आईज, तो इसको हम बोलते हैं आई इन द स्काई। एयरबॉर्न मतलब स्काई। अर्ली वार्निंग क्या बताएंगे, अर्ली वार्निंग सर्विलेंस के लिए हम यूज करेंगे। सिचुएशनल अवेयरनेस को हम इंक्रीज कर सकते हैं, एयरबॉर्न सर्विलेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, बैटल मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं। ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरबॉर्न सर्विलेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे काम करता है, हाई ऑल्टीट्यूड स्कैनिंग करेगा, ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस को भेजेगा, देखेगा कि कैसी टेरेन है, जब भी वो रिफ्लेक्ट करेंगी तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। सिग्नल फिल्टरिंग कर सकता है, मतलब ये सॉर्ट कर सकता है कौन फ्रेंड है और कौन एनिमी है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एयरक्राफ्ट कैटेगरीज को देख सकते हैं, कौन सा एयरक्राफ्ट उसकी रेंज में आ रहा है। टैग कर सकता है कि कौन सा उसको डेंजरस लग रहा है, क्योंकि ये सिस्टम में उन्होंने फिट किया है कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है। डेटा लिंक डिस्ट्रीब्यूशन, ये डेटा को एकदम से ही ना सारी, मतलब ये कहीं पे स्टोर नहीं करेगा, जो जो ये देखी जाएगा उसी टाइम ये फाइटर जेट्स वगैरह को सप्लाई करी जाएगा डेटा, ठीक है। देन इज एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे, मतलब कि ये डिटेक्ट कर सकता है 250 किलोमीटर के आसपास की चीजें एंड ओवर 200 ऑब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियसली ये
स्कैन कर सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। और इसके पास एक सेल्फ प्रोटेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, मतलब कि इसके पास डिफेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स इसको हम बोलते हैं, दैट कैन जैम और डिसीव इनकमिंग मिसाइल्स, मतलब ये बिना डिटेक्ट हुए काफी देर तक काम कर सकते हैं। किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ एंड आईएएफ एंड एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज ने। दो आर्टिकल्स आ सकते हैं। सबसे पहले है एयर सुविधा 2.0 पोर्टल। ये क्या करेगा? ये इबोला स्क्रीनिंग में हेल्प करेगा। आपको सर्टिफिकेशन वहां पे सबमिट करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना है कि इबोला का टेस्ट क्या मतलब रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट था इबोला के टेस्ट का, ठीक है। और ये पोर्टल है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का। सेकंड बात हमारे पास आती है GS2 से रिलेट करेंगे, आईआर से रिलेट करेंगे, बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश चले गया है बीजिंग में, मतलब कि चाइना के पास, और वहां जाके बोल रहे हैं कि तीस्ता प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं हम आपके साथ मिलकर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि तीस्ता प्रोजेक्ट में ना इंडिया भी काफी एक्टिव है। इंडिया बोल रहा है कि मैं हेल्प करूंगा आपकी, लेकिन फिर भी ये चाइना चले गया देखने के लिए। इंडिया क्या चाहता है? इंडिया चाहता है कि चाइना को ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाइना अगर हमारे पास आ जाएगा तो हमें ही दिक्कत होगी। तो इंडिया ज़्यादा बोल रहा है कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आपको अगर तीस्ता प्रोजेक्ट बनाना है तो। अब इसको हम यूज़ कहाँ पे करेंगे? अगर बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस की कोई बात आ जाती है तो उसमें हम मेंशन करेंगे ये तीस्ता प्रोजेक्ट वाला कंटेंशन। तीस्ता प्रोजेक्ट का पूरा नाम क्या है? तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। और दूसरी चीज जो हमने इस आर्टिकल में से पढ़नी है वो है ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। जैसे हमने देखा BRI चाइना का, वैसा ही चाइना के पास एक और इनिशिएटिव है जिसका नाम है ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिसमें चाइना क्या करता है? चाइना हेल्प करता है दूसरे नेशंस को इन ऑर्डर टू फुलफिल SDG गोल्स ऑफ 2030 पे। ये दूसरे नेशंस को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, बेसिकली सेम वैसे काम करता है, लेकिन ये इसका गोल अलग है। गोल ये है, तो इससे भी हमारी जियोपॉलिटिकल टेंशन ज्यादा है, क्योंकि चाइना कौन सी पॉलिसी कर रहा है? फिर से ब्लैंक चेक, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।